हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आपके अपनी यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज की सेशन में हम जो NCERT साइंस कक्षा 10 से अध्याय नंबर 6 हमारा जीव प्रक्रम, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कशन करेंगे। एग्जाम के लिए हमारे जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और ये हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि क्लास कैसे रही। हमारा पहला जो पॉइंट है, जीव प्रक्रम क्या होता है। जीव प्रक्रम किसे कहते हैं? वो सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं वो क्या कहलाएगा कि जीव प्रक्रम कहलाता है। कि जीव प्रक्रम किसे कहते हैं? वो सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं वो क्या कहलाएंगे? जीव प्रक्रम कहलाता है। क्लियर हमारा कि जीव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या अनुरक्षण कार्य करते हैं वो जीव प्रक्रम कहलाता है। पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? हमारा क्वेश्चन आएगा कि प्रत्येक जीवधारी को अनुरक्षण बचाव करने के लिए जो प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कि प्रत्येक जीवधारी है जैसे हम मनुष्य लगाते हैं कि उसको क्या उसको मनुष्य को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसको इस प्रक्रम के द्वारा क्या जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। तो डेफिनेशन इसकी परिभाषा क्या होगी? प्रत्येक जीवधारी को अनुरक्षण प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ऊर्जा जीवधारी पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण मतलब अंदर ग्रहण करने से प्राप्त करता है। तो इस ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर लेने और उपयोग के प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? पोषण कहते हैं। कि प्रत्येक जीवधारी है उसको अनुरक्षण प्रक्रम के लिए जो ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा जीवधारी पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण से प्राप्त करता है, इस ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर लेने और उपयोग के प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? पोषण कहते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। कितने प्रकार के? पहले तो हमने क्या किया कि पोषण किसे कहते हैं? जो प्रत्येक जीवधारी है उसको अनुरक्षण प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा जीवधारी पोषक तत्वों की अंतर्ग्रहण से प्राप्त करता है। इस ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर लेने और उपयोग के प्रक्रम को क्या कहेंगे? हम पोषण कहेंगे। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको ग्रहण करते हैं वो भी। विषमपोषी जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे शरीर में जो क्षति या हानि या टूट फूट रोकने के लिए किनकी आवश्यकता होती है? अनुरक्षण प्रक्रम जो बचाव है उस प्रक्रम की आवश्यकता होती है। जिसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होता है जिसे हम पोषक कहते हैं। पोषकों से हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा है ये एकल जीव के शरीर से बाहर से आती है। एकल जीव के शरीर से कहाँ से? बाहर से आती है। क्या हमारा पॉइंट है कि हमारे शरीर में जो हानि होती है, क्षति होती है, टूट फूट को रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। जिसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या है? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्ति है। विघटन की कुछ क्या रासायनिक युक्ति है। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्ति है। इसके बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। बहुत से जीव है
शरीर के बाहरी जो बाहर से क्या है ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ये क्या है, एक उपचयन और अपचयन की रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसन किसे कहते हैं। केवल सांस लेना ये श्वसन नहीं है। क्या होगा कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना, O2 को ग्रहण करना, कहाँ से, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत में विघटन में उसका श्वसन कहलाता है। श्वसन हमें समझ में आया। और उपचयन अपचयन एक क्या है, एक श्रृंखला बनाता है। वो क्या है, किस काम आता है कि एक रासायनिक युक्ति है, अणुओं को विघटन की कुछ रासायनिक युक्तियां हैं। बहुत से जीव क्या से अपनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, शरीर के बाहर से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि एकल कोशिकीय जीव है जिसमें एक कोशिकीय पाई जाती है। वो पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं, पूरी तरह से पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं। कई क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण के संपर्क में कौन रहते हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। तो हम कहेंगे जी एक कोशिकीय जीव है, पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं और उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान करने, वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन की विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह पर्यावरण के संपर्क में रहते एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं जिनको गैसों का आदान प्रदान करने के लिए वर्ज्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। किनको नहीं होती, तो हम कहेंगे जी एक कोशिकीय जीव को नहीं होती। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत, जैव जो प्रक्रम है उसके अंतर्गत आने वाले प्रक्रम कौन कौन से है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाले जो प्रक्रम है वो है पोषण। क्या है जी, पोषण। दूसरा पॉइंट है हमारा श्वसन। पोषण किसे कहते हैं, जो जीवधारियों को जीवित रहने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, पोषक से प्राप्त होती है। और पोषक को ग्रहण करने की जो विधि होती है वो क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। श्वसन जो क्या है, श्वसन में हम कहेंगे कि शरीर के बाहरी से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय है उसको किस में बदलना, कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत को विघटन करना क्या है, उसे हम श्वसन कहेंगे। ठीक जी। वहन क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन या ले जाया जाता है, उसे हम वहन तंत्र कहेंगे। उत्सर्जन जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। तो ये क्या है, जैव प्रक्रम के आने प्रक्रम है पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पोषण किसे कहते हैं, जीवों के द्वारा जटिल कार्बन पदार्थों को जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तन करना या उपभोग करना पोषण कहलाता है। या एक परिभाषा में भी देख सकते हैं कि जो पोषक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है, खनिज पदार्थ है, इनको ग्रहण करने की विधि को भी हम पोषण कहते हैं। परंतु यहाँ जो एनसीईआरटी 10th क्लास है उसमें बताया कि जीवों के द्वारा जटिल कार्बन पदार्थों को जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सरल अणुओं में परिवर्तित कर उसका उपभोग, उसको ग्रहण करना क्या कहलाएगा, पोषण कहलाता है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कोश की आवश्यकता के अनुसार जो उसका विघटन करना वो क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा।
वहन तंत्र क्या है? वह एक प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं और शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो वहन तंत्र कहलाता है। शरीर में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन के प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के कुछ जैव उत्प्रेरक होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। एंजाइम किसे कहते हैं? कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित या तोड़ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? जैव उत्प्रेरक होते हैं, उन उत्प्रेरक को हम क्या कहेंगे? एंजाइम कहेंगे। स्वपोषी जो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण कितने प्रकार का होता है? विषम पोषी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मृत जीव, परिजीवी और प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी हरे पौधे के द्वारा सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जो हरे पौधे, जो पादप है, हरे पादप है, वो सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि पौधे की पत्तियों पर, नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। इन बिंदु को क्या कहेंगे? हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कि कोशिका है, कुछ कोशिका जैसे पादपों की कुछ कोशिका होती है, उसमें हरे बिंदु दिखाई देते, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों। क्लोरोफिल का क्या काम होता है? कि जो पौधे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, वो किनके द्वारा होती है? क्लोरोफिल के द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण भी किस में होता है? क्लोरोफिल में होता है। पौधे की पत्तियों पे छोटे छोटे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। रंध्र के क्या कार्य? गैसों का आदान प्रदान इन्हीं के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है किसके द्वारा पूरी की जाती है? रंध्रों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि स्थलीय, नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कि स्थलीय पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक है वो पूर्ति कहाँ से करते हैं? स्थलीय पौधे जो आवश्यक जल की पूर्ति है जड़ों के द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल था मैग्नीशियम जल के अवशोषण से करते हैं। स्थलीय पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो आवश्यक है जल की पूर्ति जड़ों के द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम अन्य पदार्थ इन मिट्टी में दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन है एक आवश्यक तत्व है जिसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अन्य यौगिकों को इस संश्लेषण में भी किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। परंतु नाइट्रोजन है एक के साथ, प्रोटीन एक क्या है? प्रोटीन क्या पाए? एक नाइट्रोजन ही पाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे जो कुछ पॉइंट थे वो हमने डिस्कशन किया। एक बार रिवीजन करते हैं इनका कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। पोषण किसे कहते हैं? जो जीवधारी को अनुरक्षण प्रक्रम के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो जीवधारी पोषक तत्वों को अंदर ग्रहण करने से प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे? पोषण कहते हैं। पोषण कितने प्रकार के? स्वपोषी, विषमपोषी। विषमपोषी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में जो शक्ति टूट फूट को रोकने के लिए जो अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है,
जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एकल जीव में ऊर्जा कहाँ से आती है? बाहर से आती है। उपचयन अपचयन क्या है? अणुओं को विघटन की कुछ रासायनिक युक्ति है जो बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोतों से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। पोषण किसे कहते हैं? जीवों के द्वारा जटिल कार्बन पदार्थों को जैविक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सरल परिवर्तन करना और उसका उपभोग या उसको ग्रहण करना पोषण कहलाते हैं। पोषण जैव प्रक्रम के आने वाले जो है अंतर्गत प्रक्रम कौन कौन से? पोषण, श्वसन, वन, उत्सर्जन। सभी हरे पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं। विषम पोषी कितने प्रकार के? 3, मृतजीव, परिजीव और प्राणी संभोजी। कुछ कोशिका में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। रंध्र क्या काम करते हैं? गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। क्वेश्चन है वो है हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में क्या है? विसरण क्यों है या अपर्याप्त है? कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय क्या है? जिसमें एक तो होता है हमारा एकल कोशिकीय जीव जिसमें एक कोशिकीय पाई जाती है। बहुकोशिकीय जिसमें 2 या उससे अधिक कोशिकीय पाई जाती हो, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कि बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की जो आवश्यकता पूरी करने के लिए जो विसरण क्यों अपर्याप्त है, क्यों है? तो क्या आंसर आएगा हमारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि विसरण जो है क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं पहुंचाया जा सकती। कि जो विसरण है बहुकोशिकीय जीवों में जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के विसरण क्यों अपर्याप्त है? मतलब जो विसरण है उसके द्वारा जो बहुकोशिकीय जीवों के में ऑक्सीजन है वो पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचाई जाती। क्यों नहीं मिलती? वो इसका कारण हम इस आंसर में देंगे। क्या है? कि विसरण क्रिया के द्वारा जो बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीवों में जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के जो प्रत्येक अंग में नहीं पहुंचाया जा सकती। कि बहुकोशिकीय जीव है उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की जो जरूरत होती है वो विसरण के माध्यम के द्वारा वो है पूरे जो शरीर के अंग है उस तक नहीं पहुंचाई जाती। और बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक होता है। जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक होता है, परंतु जो विसरण जो क्रिया है, जो विसरण जो क्रिया है इस क्रिया के माध्यम के द्वारा जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें ऑक्सीजन प्रत्येक सिरे में नहीं पहुंचाई जाती और इसके कारण क्या है? ये अपर्याप्त मात्रा में है। और बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक होता है। बहुकोशिकीय जीवों की संरचना अति जटिल होती है। प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो विसरण क्रिया नहीं पूरी कर सकती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो चलो फिर से इसको द्वारा पढ़ते कि विसरण क्रिया थी हमारी। इस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन है बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में शरीर के प्रत्येक अंग तक नहीं पहुंचाई जाती है। बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन क्या है? बहुत ही आवश्यक है। क्या है जी? बहुत ही आवश्यक है। बहुकोशिकीय जीव है जो हमारे लिए, जैसे मनुष्य के लिए ऑक्सीजन कितनी उपलब्ध है, कितनी मात्रा उसकी ऑक्सीजन की हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। जैसे कोविड में हमने देखा कि ऑक्सीजन कितनी इम्पोर्टेंट थी एक व्यक्ति के लिए, तो इसीलिए बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन है वो बहुत ही आवश्यक है। परंतु जो विसरण है क्रिया, इस क्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन है प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग तक नहीं पहुंचाई जाती। और बहुकोशिकीय जीव की संरचना क्या होती है? अधिक जटिल होती है। प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, विसरण क्रिया नहीं पूरी कर सकती। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई सजीव, कोई वस्तु है वो सजीव है, कोई वस्तु है वो सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? कि कोई वस्तु है हम कैसे कह सकते हैं कि वो सजीव है या निर्जीव है? इसके बारे में हम कैसे उसका मापदंड का उपयोग कर सकते हैं?
क्या एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा सकते हैं कि ये सजीव है, ये निर्जीव है, ये श्वसन ले रही है या ये श्वसन नहीं ले रही। तो सजीव वस्तुएं निरंतर गति करती रहती है, कि सजीव जो वस्तु है वो क्या करती है कि गति करती है। क्या करती है? लगातार निरंतर लगातार गति करती है, चाहे वह सुप्त अवस्था में हो या बाह्य रूप में अर्चित दिखाई देती है। कौन सी अवस्था है? सुप्त अवस्था या बाह्य रूप में दिखाई देती है। उनके अणु गतिशील रहते हैं। उनके अणु हैं वो क्या है? सजीवों के गतिशील रहते हैं। उनके जीवित होने का प्रमाण मिलता है। उनके जीवित होने का प्रमाण है वो मिलता है। हम कह सकते हैं कि वो सजीव वस्तु है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इस क्वेश्चन का हम, कि सजीव है कोई वस्तु हम कैसे कह सकते हैं, किस मापदंड का उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा जी कि सजीव वस्तुएं क्या करती है? निरंतर गति रहती है, करती रहती है, निरंतर लगातार गति करती रहती है, चाहे वो कौन सी अवस्था में, सुप्त अवस्था में हो या बाह्य रूप से अचेत दिखाई देते हैं। उनके अणु गतिशील रहते हैं। उनके जीवित होने का प्रमाण भी मिलता है। किसी जीव के द्वारा कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। कोई जीव है उसमें कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? कोई जीव कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, क्यों? जीव की शारीरिक वृद्धि के लिए, जीव है उनकी जो शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जीव है उनकी शारीरिक वृद्धि के लिए क्या है? बाहर से जो अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे कोई जीव है उसकी शारीरिक वृद्धि के लिए उसको किसकी जरूरत है? तो हम कहेंगे बाहर से जो कच्ची सामग्री है उसकी आवश्यकता है। कच्ची सामग्री में क्या होंगे? वो भोजन प्राप्त है, भोजन के द्वारा उसको बाहर से ग्रहण करेगा। वो ग्रहण है क्या करे, उसकी शारीरिक वृद्धि के लिए जरूरी है। पृथ्वी पर जीवन किस पर आधारित है? तो हम कहेंगे जी कार्बन पर आधारित है। पृथ्वी पर जीवन है किस पर आधारित है? कार्बन पर आधारित है। अतः खाद्य पदार्थ कार्बन पर भी निर्भर है। जीवन है पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर जो जीवन है किस पर निर्धारित है? तो हम कहेंगे जी किस पर है? कार्बन अणुओं पर आधारित है। और ये खाद्य पदार्थ भी किस पर आधारित है? कार्बन पर आधारित है। ये कार्बनिक यौगिक भोजन का ही अन्य रूप है। कार्बनिक यौगिक है किसका रूप है? भोजन का ही अन्य रूप है। इसमें जो कार्बनिक जो यौगिक है इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान प्रमुख है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान मतलब उसको ग्रहण करना, उसको छोड़ना, ये क्या ये एक आदान प्रदान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जल व खनिज लवण अन्य है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अतिरिक्त क्या है? जल और खनिज लवण अन्य है। हरे पौधे इन कच्चे पदार्थ का है, हरे पदार्थ है इन कच्चे पदार्थ कौन से? जिससे कच्चे पदार्थ के साथ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण होता है। कि किसी जीव के द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? तो हम कहेंगे जीवों की शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक विकास के लिए, उसकी शारीरिक रचना के लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जीव के लिए पृथ्वी पर जीवन किस पर आधारित है? तो हम कहेंगे कार्बन के अणुओं पर आधारित है। और खाद्य पदार्थ भी किस पर निर्भर करता है? तो हम कहेंगे जी कार्बन पर निर्भर करता है। कार्बनिक यौगिक भोजन का ही अन्य रूप है। कार्बनिक यौगिक का किसका रूप है? भोजन का ही अन्य रूप है। इसमें जो कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान प्रमुख है। और इसके अतिरिक्त इनके जो अतिरिक्त है ऑक्सीजन और CO2 के अतिरिक्त है जल व खनिज लवण अन्य हैं। हरे पौधे इन जल व खनिज लवण का उपयोग कैसे करते हैं? तो हम कहेंगे सूर्य का प्रकाश में उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करता है। सूर्य के प्रकाश में जब वो CO2 और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, उसमें किसमें उसको परिवर्तन करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट है उसको हम क्या कहेंगे? एक मंड या स्टार्च के रूप में उसको
प्राप्त किया जाता है तो वो किसका निर्माण होता है, हम कहेंगे जी स्टार्च का निर्माण कहते हैं। हमारे 2 क्वेश्चन है वो हमने डिस्कशन किया है। 3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था कि विसरण किसे बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन है वो अपर्याप्त रूप से होती है, क्यों होती है, किस क्रिया के द्वारा, वो है विसरण के द्वारा। विसरण क्रिया थी वो क्या थी, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन है उसकी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचाई जाती पूरे प्रत्येक शरीर के अंग में, और कौन सी क्रिया, विसरण क्रिया के द्वारा। परंतु ऊर्जा के लिए जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस है, वो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग है उसका उस प्रत्येक अंग तक नहीं पहुंच पाती विसरण क्रिया के द्वारा। और बहुकोशिकीय जीवों की संरचना भी जटिल होती है, प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये हमने क्वेश्चन किया था। दूसरा था हमारा कोई सजीव वस्तु सजीव है इसका मापदंड कैसे करेंगे, ये भी हमने डिस्कशन किया था। कि किसी जीव के द्वारा उनकी कच्ची सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जीव की शारीरिक वृद्धि के लिए हार है वो जरूरी है, कच्ची सामग्री की आवश्यकता है वो शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर से हम उपयोग करते हैं जीव। और पृथ्वी पर जीवन किस पर आधारित है, तो हम कहेंगे जी कार्बन पर आधारित है। खाद्य पदार्थ किस पर निर्भर करते हैं, कार्बन पर निर्भर करते हैं। कार्बनिक यौगिक भोजन का ही अन्य रूप है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जल व खनिज अन्य लवण भी है। और पौधे इन कच्चे पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के अनुरक्षण के आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे, कि जीव है उनके अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रम है को आवश्यक मानेंगे। जो प्रक्रम है जीवन के अनुरक्षण के लिए, अनेक जैविक क्रियाएं जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, जैसे पोषण, गति, श्वसन, वृद्धि व उत्सर्जन। क्या है पोषण, पोषण क्या होता है, क्या कहेंगे, पोषण किसे कहते हैं, जो पोषक को ग्रहण करने की विधि है, ग्रहण करने की विधि को हम क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे, पोषण कहेंगे। पोषक क्या होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज घटक पोषक होते हैं। इन पोषक को शरीर के अंदर ग्रहण करने की विधि है उसको हम पोषण कहते हैं। गति, श्वसन और वृद्धि और उत्सर्जन वो क्या कहेंगे हम, जीवन के अनुरक्षण के लिए प्रक्रमों का आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वपोषी तथा विषमपोषी में अंतर स्पष्ट करना है। स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर स्पष्ट करना है तो हमारा उत्तर क्या आएगा जी, स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं, तो कहेंगे जो जीव है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या आएगा जी आंसर हमारा, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन है स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, स्वपोषी कहेंगे। जैसे पादप, पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बनाते। विषमपोषी, जो जीव जंतु क्या है, जंतु दूसरों पर आश्रित होते हैं, दूसरों के द्वारा पादपों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, विषमपोषी कहेंगे, विषमपोषी कहेंगे। जैसे कवक, जीव जंतु, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। इंपॉर्टेंट है कि पहले तो हमने देखा कि जीवों के लिए कच्ची सामग्री क्यों आवश्यक है। कच्ची सामग्री जीवों के लिए हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें उसकी शारीरिक वृद्धि के लिए, उसके शारीरिक विकास, शारीरिक रचना के लिए कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। अगर पादप है ये कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो हम देखते हैं कि पौधा कहाँ से प्राप्त करता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री। तो जल, पौधे की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती है, किसके द्वारा, हमारा पहला जो पॉइंट रहेगा इसका आंसर का जल। दूसरा CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहाँ से ग्रहण करते हैं? क्लोरोफिल का क्या काम होता है पौधों के लिए? सूर्य का प्रकाश क्या कैसे ग्रहण किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री है पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो जल। पौधे की जो जड़ें हैं भूमि से जल प्राप्त करती है। पौधे की जो जड़ें हैं भूमि से जल प्राप्त करती है। बात करें पौधे में, पौधे में दो एंजाइम वो होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। जो पौधे को जो पौधे को जो जल है, जल किसके द्वारा जाता है, ग्रहण किया जाता है? वो जाइलम के द्वारा। जैसे जाइलम जैसे जल, जैसे जाइलम जैसे। और जो पोषक जो खाना तैयार होता है, जो खाना पहुंचाया जाता है पौधों तक, वो फ्लोएम। ये दो हमारे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट दो पॉइंट थे कि पौधों की जड़ में जो भूमि जल प्राप्त करती है, पौधों की जड़ से भूमि से जल प्राप्त करते हैं पौधे। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे इस वायुमंडल से रंध्रों के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैसों का आदान प्रदान पौधों में, पादपों में कहाँ से होता है? गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा जी? रंध्रों के द्वारा। जैसे CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं और इसके बदले में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ये काम किसका होता है? तो हम कहेंगे जी रंध्रों के द्वारा होता है। पौधे की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती हैं, पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे से वायुमंडल से रंध्रों के द्वारा प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल है, हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है। पत्तियों में हरा रंग वर्णक होता है, उसे क्या कहते हैं? हरा वर्णक होता है, उसे क्या कहेंगे? कि हम कहेंगे जी क्लोरोफिल होता है। क्या होता है जी? क्लोरोफिल होता है। ठीक जी। जिसमें क्या मौजूद होता है? अरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल। किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। पत्तियों में होता है। और पौधों की जो खाद्य फैक्ट्रियां हैं, पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे जी खाद्य फैक्ट्रियां वो पत्तियां हैं। और पत्तियों में एक हरा रंग होता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या काम करता है? क्लोरोफिल है वो एक प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उसमें मदद करता है। किसकी? प्रकाश जो संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या काम करता है? क्लोरोफिल काम करता है। क्लोरोफिल है जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, CO2 और O2 और सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इससे जो क्या बनेगा? हमारा कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कार्बोहाइड्रेट प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऊर्जा का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया किस में होती है? क्लोरोफिल के द्वारा होती है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य के द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो पौधा कहाँ से? जल से प्राप्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करता है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उनके लिए जो आवश्यक तत्व है वो कौन कौन से? जल है और कार्बन डाइऑक्साइड है और सूर्य का प्रकाश है। हमारे अमावस्या में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे अमावस्या में अम्ल की क्या भूमिका है? तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा? हमारे अमावस्या में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। पहले तो बात करते हैं जो हमारा जो हार नली है, हार नली ये कितने भागों से मिलकर बनी होती है? हार नली ये कितने भागों से मिलकर बनी होती है? 6 भागों से। कौन कौन से? पहला जो हमारा भाग कौन सा आता है? मुख आता है। क्या? मुख। दूसरा भाग क्या आता है जी? ग्रैसिका। क्या आता है? ग्रैसिका। तीसरा भाग हमारा क्या आता है? अमावस्या आता है, अमावस्या। चौथा हमारा भाग क्या आता है? अग्नाशय।
पांचवा भाग क्या आता है? यकृत, यकृत, यकृत। छठा भाग क्या आता है? गुदा। तो क्या है? 6 भाग है। शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन तंत्र की मुख से, समाप्ति होती है वो गुदा तक होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन है अमावस्या के बारे में, जो क्रम प्रक्रम वाइज जो आता है, हमारा तीसरा नंबर है अमावस्या का, वो है अमावस्या में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो कहेंगे जी अमावस्या। किस में पाया जाता है जी? अमावस्या में हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल अमावस्या में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। कि हमारे अमावस्या में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कहेंगे जी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमावस्या में क्या प्रदान करता है? किसका निर्माण करता है? अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। और इसी के मदद से, किसके मदद से? हाइड्रोक्लोरिक HCl हाइड्रोक्लोरिक की मदद से एंजाइम अपना कार्य करते हैं। कि हमारे शरीर में, हमारे अमावस्या में एक अम्ल पाया जाता है जो क्या है? एंजाइम अपना कार्य करती है इसकी मदद से। किसकी मदद से जी? तो हमारा आंसर आया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मदद से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। ये अमावस्या में एक अम्ल पाया जाता है, कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये अम्ल अमावस्या में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। और ये क्या काम करता है? तो हम कहेंगे जी एंजाइम में अपना कार्य करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित जो हम खाना खाते हैं, और ये खाना हम मुख से शुरू करते हैं, फिर ग्रसिका तक पहुंचता है, और ग्रसिका से पहुंचने के बाद ये सीधा जो अम्लीय खाना है ये अमावस्या में जाता है। अमावस्या में जाने के बाद जो इसमें कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? उस खाने को क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। अम्लीय बनाता तो इसमें इस भोजन को पचाने में क्या एंजाइम होते हैं? अमावस्या में एंजाइम अपना कार्य करते हैं इस भोजन को पचाने में। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में जो भोजन के साथ साथ जो कुछ रोगाणु है, कुछ रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। अम्लीय खाना है अमावस्या में जाएगा, और इसके साथ कुछ जो रोगाणु होंगे तो इस अम्ल के संपर्क में आएंगे, तो उस रोगाणुओं को क्या नष्ट करेंगे? कौन करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट करेगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमावस्या में भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो हमारे शरीर में अमावस्या में एक अम्ल पाया जाता है, उसका क्या कार्य है? हम कहेंगे जी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल हमारे अमावस्या में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, और इसकी मदद से जो हमारे शरीर में जो भोजन जाता है अमावस्या में जाता है, और इसमें जो एंजाइम है वो इसके अपना कार्य करते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित जो रोगाणु होते हैं उसके साथ जाते हैं, निगलते हैं हम, तो वो उस रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमावस्या को पचाने में सहायता करते हैं। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? अभी हमने देखा कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है, और इस भोजन को पचाने में कौन काम करते हैं? एंजाइम काम करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचक जो एंजाइम है उसका काम क्या है? पाचन एंजाइम जटिल भोजन को सरल, सूक्ष्म तथा लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। कि भोजन है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में जो प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, ये क्या है? जटिल होते हैं। और इन जटिल को सरल खंडों में विखंडित करना, ये काम किसका है? एंजाइम का काम है। तो एंजाइम क्या काम करते हैं? जटिल भोजन को सरल, आसान, सूक्ष्म या लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। इस प्रकार से सरल पदार्थ किस में जाता है? छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे शरीर में पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो हम कहेंगे छोटी आंत में होता है। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ।
अब पूछा जाता है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांतर है वो कैसे अभिकलित किया जाता है। क्या आंसर आएगा। पचा हुआ भोजन, पहले हमारा भोजन कहाँ जाता है, मुख के द्वारा, मुख से शुरुआत होती है, मुख के बाद कहाँ जाता है, ग्रेसिका में जाता है। कहाँ जाता है, ग्रेसिका में जाता है। ग्रेसिका के बाद हमारा जो भोजन है कहाँ जाता है, अमावस्या में जाता है। अमावस्या में हमने देखा एक कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये इस भोजन को अम्लीय बनाता है और इसके साथ जो भोजन के द्वारा जो रोगाणु आते हैं उसको नष्ट करते हैं। अमावस्या के बाद हमारा भोजन जाता है अग्नाशय में जाता है, अग्नाशय में जाता है और अग्नाशय के हैं, अग्नाशय में जब भोजन जाता है अम्लीय है और इस अम्लीय को जो अग्नाशय में जाता है भोजन, इस अम्लीय को क्षारीय करने के लिए, जो क्षारीय इस अम्लीय भोजन को क्षारीय उदासीन बनाने के लिए तो यकृत से कुछ ग्रंथियां हैं, वो कुछ है रस स्त्रावित होता है, पित्तरस। क्या होता है, पित्तरस स्त्रावित होता है यकृत ग्रंथि से, यकृत से पित्तरस स्त्रावित होता है और पित्तरस इस अम्लीय भोजन को किस में बदलता है, इस अम्लीय भोजन को, इस अम्लीय भोजन को हम कहेंगे जी क्षारीय में बदलता है। कौन, यकृत। अग्नाशय पहला हमारा मुख से स्टार्ट हुआ, ग्रेसिका तक पहुंचा, फिर अमावस्या, अमावस्या में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अम्लीय बनाता है, फिर अग्नाशय में जाता है, अग्नाशय में ये क्या अम्ल है, अम्लीय भोजन होता है। इस भोजन को क्षारीय बनाने में यकृत के द्वारा एक पित्तरस स्त्रावित होता है, इस रस के द्वारा, पित्तरस के द्वारा इस भोजन को क्षारीय बनाया जाता है और ये पचा हुआ भोजन शुद्रांतर छोटी आंत में अवशोषित होता है। शुद्रांतर में हजारों सूक्ष्म अनुगुलिनिमा विलाई होते, इसी कारण आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ जाती है। क्षेत्रफल के बढ़ने से अवशोषण भी बढ़ जाता है, अवशोषित भोजन रुधिर में पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, श्वसन के लिए ऑक्सीजन, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभबद्ध है। कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है या लाभबद्ध है। तो हमारा आंसर आएगा जी, वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। वातावरण में ऑक्सीजन है पर्याप्त है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो स्थलीय जीवों के द्वारा आसानी से ली जाती है, स्थलीय जीवों के द्वारा भी आसानी से ली जाती है। परंतु जल में ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा होती है, कम होती है, सूक्ष्म कम होती है, परंतु वातावरण में जो ऑक्सीजन है बहुत पाई जाती है। था जल में मिला होता है, सूक्ष्म मात्रा होती है, तो वह जल में मिला होता है। जलीय जीव इससे मिले, जलीय जीव है इसे मिले ऑक्सीजन लेने के लिए काफी गति में सांस लेते हैं तथा संघर्ष करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, क्या हमारा आंसर आएगा जी कि जल के द्वारा। पौधे की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती है। जो जल है, जो पौधे हैं, पौधे अपना जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्री होती है, प्रकाश संश्लेषण हमने देखा, जब प्रकाश संश्लेषण है वो कैसे होता है, तो हम कहेंगे जी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, क्लोरोफिल के द्वारा। किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा करवाई जाती है। ये क्लोरोफिल में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो किसकी उपस्थिति में होता है, किसकी मौजूदगी में होता है, तो इसमें हमारा क्या आएगा कि CO2, जल, CO2 और O2 और एक क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, इनके द्वारा क्लोरोफिल है, इनको सूर्य के प्रकाश को, जल और CO2 को अवशोषित करता है, जिनसे पौधे अपना भोजन तैयार है वो करते हैं। जिनसे क्या निर्माण होता है, जब CO2 और प्लस O2 और सूर्य का प्रकाश जब क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित किया जाता है तो इनसे एक निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का जो है ये निर्माण होता है।
तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री है पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, तो हम कहेंगे जी जल के द्वारा। जल कहाँ से? पौधे की जड़ भूमि से जल प्राप्त करती है। पौधे की जड़ें हैं वो कहाँ से? भूमि में, और जल प्राप्त करती है। और जल है पौधों में किस एंजाइम के द्वारा ले जाया जाता है, तो हम कहेंगे जल, जैसे जल जैसे जाइलम। जाइलम के द्वारा यह पौधे तक पहुंचाया जाता है जल, वो होता है जाइलम। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इस वायुमंडल में रंध्रों के द्वारा प्राप्त करते हैं। रंध्र है पौधों में क्या काम करते हैं, तो हम कहेंगे जी गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो कहेंगे जी रंध्र। क्या है? जब CO2, पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते? CO2। और कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। तो ये किनके द्वारा होता है, तो क्या कहेंगे हम आंसर में कि जी रंध्रों के द्वारा। तो जल हमारा एक कच्ची सामग्री के रूप में पौधे प्राप्त करते हैं जड़ों के माध्यम से। कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा प्राप्त की जाती है। क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है। इन क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक होता है, हरे रंग का होता है। और ये क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। इस प्रकाश संश्लेषण में जो है क्लोरोफिल कौन कौन सी ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश CO2 प्लस O2, इससे एक निर्माण होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट। किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का। सूर्य का प्रकाश हमने डिस्कशन किया। ये हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण की ये हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट है हमारे अमावस्या में अम्ल की क्या भूमिका है। अगर बात करें सबसे पहले अमावस्या आय है, तो इससे पहले है हमारे पाचन तंत्र है। पाचन जो है, पाचन जो प्रणाली है हमारी, इसमें जो आहार नली होती है, सबसे लंबी नली होती है आहार नली, ये कितने भागों से मिलकर बनी होती है? 6 भागों से मिलकर बनी होती है। आहार नली कितने भागों से मिलकर बनी होती है? 6 भागों से। कौन कौन से है जी? तो हम कहेंगे सबसे पहला जो हमारा भाग है वो है मुख। मुख के बाद ग्रसिका। ग्रसिका के बाद हमारा आता है अमाशय। अमाशय के बाद क्या आता है? अग्नाशय। अग्नाशय के बाद यकृत। यकृत के बाद गुदा। तो हमारे यहाँ आई बात आई अमाशय की। तो अमाशय में जो अम्ल की क्या भूमिका है, तो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो कहेंगे हमारे जो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। हमारे अमाशय में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जो हम भोजन है उस भोजन को किस में परिवर्तन करता है, तो अम्ल है तो किस में परिवर्तन करेगा, कि हम कहेंगे जी अम्लीय में परिवर्तन कर देता है। किस में? अम्लीय में। जब भोजन अम्लीय होता है तो इसकी मदद से एंजाइम अपना कार्य करते हैं। क्या? हाइड्रोक्लोरिक की मदद से। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। कि हमारे अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल अमाशय में अम्लीय माध्यम भोजन तैयार करता है, माध्यम में मिला लेता है। और इस अम्लीय भोजन है ये हमारे शरीर में जो भोजन के साथ है, जो भोजन के साथ क्या आते हैं, जो रोगाणु है उनको नष्ट करता है। और इससे अम्ल है हमारे अमाशय में भोजन को पचाने में सहायता करता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचक जो एंजाइम है इनका क्या कार्य है, तो पाचन एंजाइम जटिल भोजन को सरल, सूक्ष्म, लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। पाचन जो एंजाइम है ये जटिल भोजन को किसमें? सरल तथा सूक्ष्म लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। इस प्रकार से
सरल पदार्थ छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजाइम का क्या अर्थ है या एंजाइम का क्या कार्य है हमारे शरीर में? तो हम कहेंगे कि पाचन एंजाइम जो है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, जटिल होता है। जटिल भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों या सरल भोजन है, उस जटिल भोजन को सरल खाद्य पदार्थ या सरल में उसको तोड़ना क्या होगा, वो काम होगा एंजाइम का। किसका काम होगा, एंजाइम का। कि भोजन को सरल, सूक्ष्म और लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। तो कौन बदलता है, एंजाइम। कौन बदलता है जी, एंजाइम। इस प्रकार से सरल पदार्थ छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कि मानव के शरीर में पूर्ण पाचन कहाँ होता है, पूर्ण पाचन है वो कहाँ होता है, तो हम कहेंगे कि छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांतरों को कैसे अभिकलित किया जा गया है? कि पचा हुआ भोजन है, पचा हुआ भोजन, तो हम कहेंगे पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो हम कहेंगे जी छोटी आंत में। कहाँ होता है जी, छोटी आंत में होता है। तो उसको अवशोषित करने के लिए, जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए जो शुद्धांतर है वो कैसे अभिकल्पित किया गया है? तो हमारा आंसर आएगा कि पचा हुआ भोजन शुद्धांतर में अवशोषित होता है। कहाँ होता है, शुद्धांतर में। शुद्धांतर में हजारों सूक्ष्म अनुगुलिमा विलाई होते हैं। इसी कारण इनका आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल के बढ़ने से अवशोषण भी बढ़ जाता है। यह अवशोषित भोजन रुधिर में पहुंचाया जाता है। कि पचा हुआ भोजन है वो किसमें, शुद्धांतर में अवशोषित होता है। शुद्धांतर में हजारों क्या होते हैं, सूक्ष्म अनुगुलिमा विलाई होते हैं और इसी कारण इनका आंतरिक क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इनका अवशोषण भी बढ़ जाएगा। अवशोषण बढ़ने से क्या है, जो भोजन रुधिर में पहुंचाया जाता है या पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है, मतलब लाभप्रद है। कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, श्वसन है, श्वसन किसे कहते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्या है, और प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव की किस प्रकार लाभप्रद है। जलीय जीव की बजाय स्थलीय। वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। वातावरण में ऑक्सीजन है वो अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, जो स्थलीय जीवों के द्वारा आसानी से ली जाती है। कि ऑक्सीजन है जो पर्याप्त मात्रा में, और जो स्थलीय जीव है ना, इस ऑक्सीजन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। परंतु जल में ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा है। क्या वातावरण में तो ऑक्सीजन फुल है, वातावरण में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में, परंतु जल में ऑक्सीजन है ये पर्याप्त मात्रा में नहीं, बल्कि हम कहेंगे कि छोटी मात्रा, थोड़ी सी या सूक्ष्म मात्रा में होती है। वह जल में क्या है, वह जल में मिला होता है। जलीय जीव इसे मिले ऑक्सीजन लेने के लिए काफी गति से सांस लेते हैं तथा संघर्ष करते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पद्धति क्या है। कि मांसपेशी में ग्लूकोज ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीकृत हो और ऊर्जा प्रदान करता है। मांसपेशियों में ग्लूकोज ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीकृत हो और ऊर्जा प्रदान करता है। ऑक्सीजन की कम मात्रा होने पर विश्लेषित हो जाता है और लैक्टिक अम्ल बनाता है। जीवों की कोशिका में ऑक्सीकरण पथ निम्न है। वायवीय श्वसन, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्लूकोज को खंडित कर क्या बनाता है, CO2 बनाता है। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज विश्लेषित होकर 3 कार्बन परमाणु पायरुवेट के 2 अणु में निर्मित करता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में किण्वन क्रिया होती है और पायरेट इथेनॉल CO2 का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिसमें मांसपेशियों में कैंप आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि
जो वायु श्वसन है, जो ऑक्सीजन है, वायु श्वसन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो श्वसन होता है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्लूकोज को खंडित कर, ग्लूकोज को तोड़कर जल तथा CO2 खंडित कर देती है और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज विश्लेषित होकर 3 कार्बन परमाणु पायरुवेट के 2 अणु में निर्मित करता है। अवायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की बिना मौजूदगी के जो होता है, उसकी अनुपस्थिति में क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन नहीं है तो उसके अनुपस्थिति में क्या है, ईस्ट में किण्वन क्रिया होती है। किस में होती है, ईस्ट में किण्वन क्रिया होती है। और पायरेट के है कितने में, किस में टूटता है, इथेनॉल और CO2 का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए इथेनॉल और CO2 का जो निर्माण होता है ये किस में होता है, तो ईस्ट में किण्वन क्रिया करता है और अवायवीय श्वसन की मौजूदगी में होता है। वायवीय श्वसन में किस में होगा, ऑक्सीजन ग्लूकोज किस में तोड़ेगा, जल था CO2 को। और ऑक्सीजन की कमी में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। वो किस में होता है, मांसपेशी में। मांसपेशी में जो है किसकी कमी से आता है, लैक्टिकल अम्ल की कमी से। तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम डिस्कशन किए हैं। तो आज के सेशन को हम यही विराम करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम बोर्ड है, उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।